CH11 आदित्य की अलग पर्सनैलिटी। रूबी चुपचाप बाहर की गहरी रात में बिल्डिंग्स की लाइट्स को देखते हुए आदित्य के ख्यालों में खो गई। वह अपने आप को आदित्य के बहुत करीब इमेजिन करने लगी। इतना करीब जितना कोई भी उसकी मर्जी के बिना उसके करीब नहीं हो सकता। उसके मुंह से बरबसी निकला, मिसेज रूबी आदित्य कपूर। इस ख्याल से उसको गुदगुदी हुई और उसको अनजानी सी बेचैनी हुई। वह अकेली ही मुस्कुराने लगी। पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला, क्योंकि इस समय वह अपने स्टाफ के साथ थी। यह पहली बार था जब वह सीरियस मैटर के बीच कोई बचकानी हरकत कर बैठी हो। उसने फेस को थोड़ा एरोगेंट बनाया और काम को बातों में खुद को बिजी कर लिया। सुबह होते ही इनविटेशन कार्ड भेजे गए। वालियाज की इतनी पावर थी कि 1 घंटे में ही यह काम पूरा हो गया। जिनको कार्ड मिले उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जिनको नहीं मिले उनकी रोजाना रूटीन चल रही थी। पर फिर भी पूरे बिजनेस वर्ल्ड में वालिया फैमिली की ओर से ऑर्गेनाइज एक लंच के लिए इनविटेशन को न्यूज फैल चुकी थी। इसमें बहुत ही अच्छी रेपुटेशन वाले हार्ड वर्किंग बिजनेस टाइकून्स को इनवाइट किया गया था और उनमें से किसी एक को वालिया की बड़ी पोती की ओर से बिजनेस में पार्टनरशिप का मौका मिलना था। यह सच में कोई छोटी बात नहीं थी। हर छोटी बड़ी दुकान में जमा हुई भीड़ में चर्चा का मुद्दा बनी हुई थी। और मोस्ट एलिजिबल बैचलर बिजनेसमैन तो वालियाज की बड़ी बेटी की एक झलक देखने को ही तरस रहे थे। आखिर वह हमेशा लाइमलाइट से दूर रही थी, पर उसको देखने का मौका भी इनवाइट को ही मिल सकता था। हरम न्यूज चैनल की सुर्खियों में इस लंच इनविटेशन, अरेंजमेंट्स और इसकी कॉस्ट को खूब जिक्र चल रहा था। आहूजा रमेशन नमन खुराना यहां मोस्ट वेलकम्ड गेस्ट बना हुआ है। अपने हाथ में पकड़े गोल्डन कलर के इनविटेशन कार्ड को वेव करते हुए विक्ट्री वाली स्माइल देते हुए बोला, सी हनी, व्हाट इज दिसंबर। किंजल ने उसके हाथ से कार्ड लिया और देखने लगी। नमन सोफे पर बहुत ही स्टाइल से बैठ गया। इनविटेशन देखते ही किंजल खुशी से उछल पड़ी। यू आर अमेजिंग नमन बेबी, आई लव यू। नमन यहां खुद को बहुत ही सक्सेसफुल समझ रहा था। हमने वालिया के साथ कनेक्ट होने की अपनी ओर से कोशिश की थी, लेकिन हमें उनकी ओर से इनवाइट किया गया है। जरूर हमारा काम उनकी नजर में आया होगा, नमन ने बहुत ही प्राउडली कहा। किंजल ने जल्दी से इनविटेशन खोला। इनविटेशन को ध्यान से पढ़ा तो उसका चेहरा लाल हो गया। खुशी के आंसुओं को बहने से रोकते हुए वह कापती सी आवाज में बोली, न न नमन। नमन उठकर उसके पास आया और उसको कंधों से पकड़ते हुए बोला, इमोशनल क्यों हो रही हो, अब तो ऐसी सक्सेस मेरे कदमों में खुद आकर गिरती रहेगी। किंजल की मॉम आशा भी वहां आ गई और ऑलमोस्ट उसने भी किंजल को इमोशनल होते हुए देख लिया। नमन, मुझे लगता है हमारा रिलेशन हेवन में बना है। वालियास को भी पता चल गया हम दोनों एक हैं, इसलिए इसमें मेरा भी नाम है। यह सुनकर नमन चौंक गया। उसने झट से किंजल के हाथ से इनविटेशन कार्ड लिया और पढ़ने लगा, क्योंकि वो इनविटेशन कार्ड देखकर इतना खुश हो गया था, पूरा कार्ड ध्यान से नहीं पढ़ा था। इसमें सच में किंजल का भी नाम था। आशा भी उनके पास आकर खड़ी हो गई। उसने तो यह भी कभी नहीं सोचा था कि कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन भी कभी उसकी बेटी के साथ कोई लंच मीटिंग करेगा, क्योंकि किंजल सिर्फ बाप का पैसा उड़ाती थी, कमाती कुछ नहीं थी। पर आज मोस्ट टॉक्ड लंच पार्टी का इनविटेशन उसकी बेटी के नाम पर है। उसकी भी खुशी से बांछें खिल गई थी। नमन, जो अब तक खुद को सबसे अलग शो करने वाला था, अब किंजल के बराबर ही हो गया था, क्योंकि कार्ड दोनों के लिए एक ही था, तो उसकी रेपुटेशन किंजल से बढ़कर नहीं हो सकती। पर चेहरे पर नॉर्मल भाव रखते हुए वह बोला, हाँ स्वीट हार्ट, उनको भी पता है नमन अपनी वाइफ के बिना हाफ पार्ट है, इसलिए मेरे साथ तुमको भी इनवाइट किया है। मेरा दामाद है ही इतना एलिजिबल कि बड़े से बड़ा आदमी भी उसकी पसंद की रिस्पेक्ट करता है। आशा ने आगे बढ़कर नमन का माथा चूम लिया और आगे बोली, अच्छा हुआ उस कचरे को डाइवोर्स देकर बाहर फेंक दिया, वरना बस उसको धोने को देने के लिए मेरी बच्ची बस कपड़े ही सेलेक्ट करती रहती। ओह मॉम, इस खुशी के मौके पर तो उसको याद मत करो, किंजल ने दुखी होकर कहा। आदित्य का जिक्र आते ही नमन को वो समय भी याद आया जब उसने नमन को किंजल के सामने पीटा था। यह याद आते ही उसका मुंह कड़वा सा हो गया, पर अगले ही पल उसको याद आया विक्रम भाटिया ने आदित्य की बैंड बजा डाली होगी। वह थोड़ा रिलैक्स हो गया। सॉरी, हम कभी उसका जिक्र इस घर में नहीं करेंगे, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूं, कहते हुए आशा वहां से चली गई। आम नागरिक से लेकर रिच सिटीजन्स तक सबके बीच वालियाज के लंच का जिक्र था। अकेला आदित्य ऐसा था जो इस खबर से बिल्कुल बेपरवाह था। उसका पूरा फोकस इस समय अपनी पावर को इंक्रीज करने पर था। वह पलाथी मारकर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। गहरी गहरी सांसें लेकर उसने खुद को शांत किया और अपनी पावर पर फोकस किया। कुछ ही देर में उसका मन कुछ शक्तियों के संपर्क में आ गया। उसको कुछ ऐसा दिखा जो वह बचपन में अपने पिताजी को करते देखा करता था। कुछ जड़ी बूटियां जिनसे वह कुछ दवा बनाया करते थे। आदित्य को सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। उन्होंने कुछ हर्ब्स को पीसकर एक छोटी सी गोली बनाई और कहा, यह आपकी प्राप्त की हुई ऊर्जा कर आपके अंदर सही से स्थापित करेगी। सब कुछ एकदम ब्राइट हो गया और आदित्य की आंखें खुल गई। वह झट से उठकर खड़ा हो गया। उसको अपना शरीर काफी वजनदार महसूस हुआ, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
अब मेरे पास सर्टिफिकेट भी है तो मैं यह दवा बना सकता हूं और इससे अच्छी कमाई भी कर सकता हूं। मुझे जड़ी बूटियां खरीदनी होगी। आदित्य ने अपने पर्स से कार्ड निकाले, एक उसका अपना, दूसरा रूबी का। मैं अपना कार्ड यूज करूंगा। आई एम सॉरी मिस रूबी, मैं आपको पसंद तो बहुत करता हूं लेकिन जब मेरे पास मेरे अपने पैसे हैं मैं आपके पैसे यूज नहीं करूंगा। उसने रूबी के कार्ड को हल्के से किस किया और पर्स में रख लिया। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई डोरबेल बजा रहा था। आदित्य ने दरवाजा खोला तो रूबी की सेक्रेटरी 4 और लोगों के साथ खड़ी थी। उसकी पहले तो नजर आदित्य के लिए घृणा से भरी हुई थी, लेकिन आदित्य को सामने देखकर एकदम स्पीचलेस हो गई। कुछ दिन पहले उसने जिस आदित्य को देखा था वो एकदम मरियल सा था, दुबला पतला शरीर और बेजान से चेहरे पर झुर्रियां। पर जो उसके सामने खड़ा था जैसे कोई और ही इंसान हो। आदित्य के उभरे हुए मसल्स, व्हाइट शर्ट से झांकता हट्टा कट्टा शरीर, ब्राउन गहरी आंखों का तेज, चौड़े माथे पर हल्के से बिखरे हुए बाल, बड़ी हुई दाढ़ी आदित्य को देखने में इतना खो गई कि सेक्रेटरी तो जैसे यहां आने का मकसद ही भूल गई। CH-12 रूबी की सच्चाई आई आदित्य के सामने। कुछ दिन पहले उसने जिस आदित्य को देखा था वो एकदम मरियल सा था, दुबला पतला शरीर और बेजान से चेहरे पर झुर्रियां। पर जो उसके सामने खड़ा था जैसे कोई और ही इंसान हो। आदित्य के उभरे हुए मसल्स, व्हाइट शर्ट से झांकता हट्टा कट्टा शरीर, ब्राउन गहरी आंखों का तेज, चौड़े माथे पर हल्के से बिखरे हुए बाल, बड़ी हुई दाढ़ी आदित्य को देखने में इतना खो गई कि सेक्रेटरी तो जैसे यहां आने का मकसद ही भूल गई। अपने सामने रूबी की सेक्रेटरी को देखकर आदित्य ने फॉर्मल वे में हेलो बोला, जिससे सेक्रेटरी होश में आई। पर उसने आदित्य के हेलो का रिस्पॉन्स करना अपनी शान के खिलाफ समझा। वह थोड़ा चिढ़ते हुए आदित्य के एंट्रेंस को देखते हुए बोली, तुम यहां रहते हो? आदित्य को उम्मीद थी शायद रूबी भी आई हो। उसने पीछे खड़े आदमियों को देखा तो समझ गया रूबी नहीं आई। उसका दिल थोड़ा हताश हो गया पर वह बोला, मिस सेक्रेटरी, मैं यहीं रहता हूं पर आप यहां? क्या आप अंदर बैठना चाहोगी? मिस सेक्रेटरी नहीं, तुम्हारे लिए मिस अनाया भारद्वाज हूं। और यह हर्ब्स मिस्ट्रेस ने तुम्हें देने का बोला था, इसे रखो। बहुत ही घमंडी लहजे में उसने पीछे खड़े आदमी से लेकर एक ब्राउन बॉक्स आदित्य की तरफ बढ़ाया। आदित्य को उसका बोलने का तरीका बहुत अजीब लगा पर वह रूबी का स्टाफ था इसलिए आदित्य उसे झेल लिया था, वरना अब उसका पेशेंस ऐसे बिहेव को परमिशन नहीं देता था। कोई और होता उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर लेता। मिस रूबी के मुझ पर एहसान है, मैं और एहसान नहीं ले सकता, आदित्य ने बॉक्स को देखते हुए कहा। तो तुम इसको न लेकर मिस्ट्रेस की इंसल्ट करने की हिम्मत कर रहे हो? सेक्रेटरी का रवैया बहुत ही रूखा था। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं, लाइए मैं इसको मिस रूबी की रिस्पेक्ट के लिए रख सकता हूं पर मैं इसका पे करना चाहता हूं। आदित्य ने बॉक्स ले लिया। पर सेक्रेटरी मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए कहा, हम किससे पेमेंट लेंगे इसकी? बेकार से कचरे से। उसकी बात सुनकर आदित्य के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन खुद को शांत रखते हुए वह बोला, इट लुक्स फनी जस्ट बिकॉज ऑफ आई डोंट हैव इनफ मनी। पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं हमेशा इतना अपसेट और डिस्परेट रहूंगा। मिस अनाया भारद्वाज। ओह रियली? सेक्रेटरी अपनी हंसी को दबाते हुए बोली। लूजर किड, मैंने तुम्हारे फ्यूचर को कोई बद्दुआ नहीं दी। नहीं, मैं इनकार करती हूं कि तुम अमीर नहीं बन पाओगे पर फिर भी बहुत सारी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करके भी तुम क्या बन जाओगे? सेक्रेटरी खुद भी चिढ़ी हुई थी और आदित्य को भी चिढ़ा रही थी। वह आगे बोली, एक बहुत बड़ा विला खरीदो, बड़ी गाड़ी में घूमो, सिटी का सबसे अमीर आदमी बनो, फिर भी क्या औकात होगी तुम्हारी? वॉट यू मीन? आदित्य ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुम जानते हो मिस्ट्रेस कौन है? सेक्रेटरी सीरियस टोन में बोली। मुझे नहीं पता मिस रूबी कौन है और कहां की है, मुझे बस इतना पता है वो दुनिया की सबसे नेकदिल लड़की है। आदित्य ने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया। तो मैं तुम्हें बता देती हूं मिस्ट्रेस कौन है। वह वर्ल्ड के सबसे अमीर परिवार वालिया फैमिली की राजकुमारी है। 25 सालों से बिजनेस वर्ल्ड में लगातार टॉप पर बने रहने वाले अर्जुन वालिया की बड़ी पोती है रूबी वालिया। वालिया फैमिली का गहना है हमारी मिस्ट्रेस। फिर आदित्य को नफरत भरी नजरों से देखते हुए, तुम खुद को कितना भी इंप्रूव कर लो, क्या तुम उसके सबसे सस्ते नौकर को भी टक्कर दे पाओगे क्या? यह बात आदित्य के कानों में गूंज गई। वह सुन पड़ गया। सेक्रेटरी आगे बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें उससे संपर्क करने का अधिकार है? सेक्रेटरी की बातें सुनकर आदित्य के एक्सप्रेशंस एकदम बदल गए। आखिरकार वह रूबी को चाहने लगा था और अब उसकी सच्चाई को जान गया। पर वह इतना तो समझता ही था कि रूबी इतनी भी आम नहीं जो आदित्य को कोई भाव दे, पर वह सबसे अमीर फैमिली की प्रिंसेज है यह नहीं सोचा था। अब यह बात भी क्लियर हो चुकी थी, विक्रम भाटिया रूबी से क्यों डरता था। रूबी वालिया, आदित्य बहुत धीरे से बड़बड़ाया। अब तो तुम्हें पता चल गया तुम में और हमारी मिस्ट्रेस में क्या अंतर है, और यह भी समझ आ गया होगा कि तुम्हें उनके बोरे में कुछ नहीं सोचना है ना? सेक्रेटरी अब आदित्य के बौखलाए हुए हाव भाव देखकर बहुत संतुष्ट लग रही थी। आदित्य को बस इसी बात का ख्याल था, वह रूबी को चाहने लगा है। उसका इस बार फिर अपनी जुबान पर कंट्रोल छूट गया। तो क्या हुआ?
मैं बहुत जल्दी वालिया फैमिली जितना ही अमीर हो जाऊंगा। बोलने के बाद आदित्य का ठंडा पसीना छूट गया। उसको इस वक्त यह बात नहीं बोलनी चाहिए थी, पर उसकी बात पर सेक्रेटरी की हंसी छूट गई। अपनी हंसी को दबाते हुए बोली, तुम्हें सच में खुद के लिए सही गलत की पहचान नहीं? अगर है तो मिस्ट्रेस से खुद दूरी बनाकर चलो। इतना कहने के बाद वह मुड़ी और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। आधे मिनट के भीतर उनकी गाड़ी चली गई। आदित्य अभी भी वही का वही खड़ा हुआ था। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था सेक्रेटरी ने उसके बारे में क्या समझा क्या नहीं, पर एक बात से वह बिल्कुल स्पष्ट था कि रूबी उसको एक्सेप्ट करे या न, पर एक बार उसने खुद को रूबी के लिए एलिजिबल करना है। इसी ख्याल से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। वह हर्ब्स को लेकर अंदर चला गया। एक भी पल गंवाए बिना उसने हर्ब्स को खोला तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसको इन्हीं की जरूरत थी। उसने हर्ब्स के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ एनर्जी गैदरिंग गोलियां बनाई। रूबी की रेपुटेशन वाली बात का उसके सीने पर दबाव बढ़ता जा रहा था, भले ही वह खुद भी मानता था कि वह रूबी के लिए परफेक्ट। CH-13 आदित्य के लिए बॉडीगार्ड। रूबी की रेपुटेशन वाली बात का उसके सीने पर दबाव बढ़ता जा रहा था, भले ही वह खुद भी मानता था कि वह रूबी के लिए परफेक्ट नहीं, पर अब वह रूबी से बहुत करीबी महसूस करने लगा था। उसके चेहरे पर फिर से उदासी छा गई और बिना ज्यादा सोचे उसने एक साथ 5 गोलियां निगल लीं। जैसे ही यह गोलियां इसके पेट में गईं उसको बहुत गर्मी का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी बॉडी को हरकत में लाने के लिए एक्सरसाइज करना शुरू किया। वह पंचिंग बैग पर पंचिंग कर रहा था। जैसे जैसे उसके शरीर में गर्मी बढ़ रही थी उसकी पंचिंग स्पीड भी बढ़ती ही जा रही थी। आदित्य को बिल्कुल एहसास नहीं था उसकी बॉडी में गर्मी के बिना भी कुछ और हो रहा था। उसकी बॉडी के सभी ज्वाइंट्स में ग्रीन रोशनी चमक रही थी। वह जितना ज्यादा फास्ट हो रहा था रोशनी उतनी ही गहरी होती जा रही थी। पंचिंग करते हुए 1 घंटा बीत गया। आदित्य का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, पर न ही वो थक रहा था ना ही उसकी सांस फूल रही थी। जब आदित्य अपनी एक्टिविटी से पूरी तरह सेटिस्फाई हो गया तो वह रुका और हुश कहकर सांस छोड़ी। कुछ देर के लिए वह आंखें बंद करके फर्श पर बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ गया। उसने बहुत सारी एनर्जी को अपने अंदर स्थापित कर लिया था, जिसका एहसास उसको हो रहा था। जब उसने आंखें खोली तो डर उसकी आंखों से गायब हो गया था। उसकी जगह उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस झलक रहा था। आदित्य के चेहरे पर विक्ट्री वाली स्माइल थी। उसने अपने डबल एक्स्ट्रा लार्ज साइज के कपड़े निकाले और वॉशरूम में चला गया। आदित्य जब नहा धोकर तैयार हो रहा था तो अपनी लुक में आई चेंज को देखकर हैरान रह गया। आदित्य ने अपनी ऊर्जा को जगाया, बढ़ाया और बॉडी में स्थापित किया था। इसके लिए उसने खुद बहुत मेहनत की थी। जो सबसे अलग आदित्य की ब्राउन गहरी आंखों में तेज था, एक चमक थी जो उसके हैंडसम फेस को एक सीरियस लुक दे रही थी। थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई दाढ़ी से वह बहुत मैच्योर लग रहा था। उसने बालों को जेल से सेट किया और अच्छा सा परफ्यूम लगाया जिसकी फ्रेश फ्रेग्रेंस चारों ओर फैल गई। अपनी मस्कुलर बॉडी को और निहार पता उससे पहले ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अभी वह दरवाजा खोलने के लिए आगे ही बढ़ा था तभी खुद ही अनलॉक करके रूबी अंदर आ गई। आदित्य को देखते ही वह जैसे हिप्नोटाइज हो गई। आदित्य सचमुच बहुत ही आकर्षक लग रहा था। आदित्य ने रूबी की नजरों में उसने अपने लिए तारीफ पढ़ ली थी। उसको अपनी मेहनत पर प्राउड सा फील हुआ। उसको भले ही रूबी को देखकर बहुत खुशी हुई थी, लेकिन फिर भी वह नॉर्मल भाव दिखाते हुए बोला, आप यहां? रूबी होश में आई और बोली, आई एम सॉरी बट आपने ही तो मुझे खुद अनलॉक करने की परमिशन दी है। आदित्य उसके लिए मुस्कुरा दिया। रूबी के साथ कोई और आदमी भी आया था जो काफी लंबा चौड़ा और मजबूत था। वह रूबी से थोड़ा पीछे खड़ा हो गया। रूबी ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए पूछा, आपको हर्ब्स? आदित्य ने बहुत विनम्रता से कहा, मिस रूबी वालिया, उनके लिए भी थैंक यू सो मच। रूबी थोड़ा हैरान होते हुए बोली, मिस रूबी वालिया डॉट? आपको मेरा सरनेम कैसे पता चला डॉट? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था यह प्रिंसेस कौन है, पर स्टूपिड हूं ना इसलिए आइडिया नहीं लगा पाया। आदित्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। रूबी खूब हंसी और अपने पंजों पर खड़े होते हुए उसने आदित्य को हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, शट अप। आप स्टूपिड नहीं हो। मैं ही किसी अवसर पर आपको खुद से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी, पर कोई बात नहीं, आपको पहले पता चल गया। अगर कोई बाहर से रूबी और आदित्य के इस मूवमेंट को देखता तो कुछ और ही समझता। रूबी के साथ आया आदमी भी हक्का बक्का सा रह गया। उनकी मिस्ट्रेस किसी के साथ इतना ओपन है, यह किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा। मिस वालिया, आपके साथ यह कौन है? क्या आपका कोई स्टाफ है या कोई रिलेटिव? आदित्य ने स्टेच्यू की तरह खड़े आदमी की ओर इशारा करते हुए पूछा। ओह, मैं तो इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गई। यह गार्ड है, आपकी रक्षा के लिए मैं इसको आपका हरदम पीछा करने का आदेश देती हूं। आपको कोई तंग नहीं करेगा। आदित्य को याद आया रूबी का कोई भी प्रपोजल ठुकराना उसकी इंसल्ट करना भी हो सकता है, पर अब वह खुद को अगर अपने लिए भी प्रूफ नहीं कर पाया तो रूबी के लिए एलिजिबल कैसे होगा। उसने शांत लहजे में कहा, मिस वालिया, आपका हर हुक्म, आपकी हर मदद मेरे सिर आंखों पर है।
पर सच कहूं मुझे गार्ड की जरूरत नहीं। आदित्य के दिल में तितलियां भी उड़ रही थी कि रूबी उसके लिए पॉसेसिव है, इसका भी जरूर कुछ मीनिंग है। पर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा हुआ था। रूबी आईज को रोल करते हुए बोली, विक्रम तो आपको कभी परेशान नहीं करेगा पर और कोई भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। यह गार्ड बैटल जोन का रिटायर्ड मेंबर है, बिना किसी वेपन के भी 10 लोगों को एक साथ संभाल सकता है। इसीलिए मैंने इसको आपके लिए सेलेक्ट किया है। आदित्य ने गार्ड को देखा और कहा, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मेरी ताकत इससे कम नहीं। रूबी उसके बिहेव पर चौंक गई। उसने जितना आदित्य को देखा था वह किसी भी बात को आधा अधूरा आराम से छोड़कर सामने वाले की बात को एक्सेप्ट कर लेता था। अब तक रूबी जितनी भी बार आदित्य से मिली थी उसने अपनी मर्जी ही थोपी थी जिसको बस आदित्य ने फॉलो किया था। पर आज आदित्य को क्या गया? रूबी यही सब सोच रही थी तभी गार्ड बहुत ही ठंडे लहजे में बोला, क्या आप मुझे नीची नजर से देख रहे हैं मिस्टर कपूर डॉट? आदित्य ने जल्दी से न में अपने दोनों हाथ हिलाए, नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि सुरक्षा के लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं। आदित्य का लहजा बेहद विनम्र था फिर भी गार्ड को यह एक चुनौती जैसा ही लगा। मिस्ट्रेस मुझे उसको सबक सिखाने की परमिशन दे प्लीज, उसको आपकी जताई हुई फिक्र और मेरी ताकत का कोई लिहाज नहीं लग रहा। नहीं, रूबी के चेहरे पर डर के एक्सप्रेशंस थे। गार्ड भी उसकी चिंता को समझ गया। उसने फिर से रिक्वेस्ट की, मिस्ट्रेस डोंट वरी, मैं अपनी पावर पर कंट्रोल रखूंगा, उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। रूबी के बोलने से पहले ही आदित्य बोला, आप सही से आंक नहीं रहे, अगर आपकी कोई ऐसी इंटेंशन है तो आपको मेरे हाथ से भी चोट लग सकती है। CH-14 किसके पास है ज्यादा पावर? नहीं, रूबी के चेहरे पर डर के एक्सप्रेशंस थे। गार्ड भी उसकी चिंता को समझ गया। उसने फिर से रिक्वेस्ट की, मिस्ट्रेस डोंट वरी, मैं अपनी पावर पर कंट्रोल रखूंगा, उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। रूबी के बोलने से पहले ही आदित्य बोला, आप सही से आंक नहीं रहे, अगर आपकी कोई ऐसी इंटेंशन है तो आपको मेरे हाथ से भी चोट लग सकती है। आदित्य की इस बात ने गार्ड को बुरी तरह गुस्सा कर दिया, पर वह अभी भागकर उसको मार नहीं सकता था। अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। रूबी भी बहुत हैरान थी। उसका मुंह खुले का खुला ही रह गया। उसको तो यह भी यकीन नहीं हो रहा था आदित्य ने ऐसा कुछ कहा है। मिस्ट्रेस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे इस बात को साबित करने दीजिए कि उसको मेरी जरूरत है। रूबी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार वह चुनकर गार्ड को ला रही है तो गार्ड को इंसल्ट करके वापस भेजना भी सही नहीं। ओके, पर आदित्य पर चोट नहीं आनी चाहिए। रूबी ने कह तो दिया था पर उसको आदित्य की चिंता हो रही थी। गार्ड ने तुरंत अपनी शर्ट खींचकर साइड फेंक दी और आदित्य को अपने मसल्स दिखाए। आदित्य भी उत्साह से भर गया। उसके पास भी अब एकदम फिट बॉडी थी। फर्क सिर्फ इतना था, वह अभी शो ऑफ नहीं कर रहा था, पर वह खुश इसलिए भी था कि अपनी पावर का पहला टेस्ट एक बैटल जोन के मेंबर पर करेगा। स्टूपिड, अगर मिस्ट्रेस को ऑब्जेक्शन न होती तो तुम्हें आज हैंडीकैप कर देता। गार्ड अटैकिंग पोजीशन लेते हुए बोला, आप अपना सबसे बेस्ट अटैक करना। आदित्य एकदम स्थिर खड़े ही बोला। वह बिल्कुल रिलैक्स होकर खड़ा था, पर उसकी बात से गार्ड अपना धैर्य खो बैठा। वह लगभग चिल्लाते हुए बोला, ओके, अगर तुम मौत ही चाहते हो तो इसका दोष मुझे कभी मत देना। गार्ड की आंखों में गुस्से से लगभग खून उतर आया था। वह आदित्य के दिल पर पंच का जबरदस्त वार करने के लिए पोजीशन ले चुका था। रूबी अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि वह गार्ड की स्किल्स को बहुत बार देख चुकी थी और समझ गई थी कि वह अब क्या वार करने वाला है। रूबी के तो जैसे दिल की धड़कनें रुक गई हों। पर आदित्य अभी भी जैसे का तैसे खड़ा था। उसने अपनी सेफ्टी के लिए नहीं, वार करने के लिए कुछ भी प्लान नहीं किया, जिससे गार्ड अंदर ही अंदर खुश हुआ और मन में बोला, मूर्ख बच्चा, जान गंवा देगा। अब नो, रूबी धीरे से कांपती आवाज में बोली। उसके आंसू आंखों से टपकने लगे, पर अब देर हो चुकी थी। गार्ड को किसी बात की परवाह नहीं थी। अगले ही पल गार्ड बिजली की तेजी से हवा में कूदा और आदित्य के दिल की तरफ उसका पंच बढ़ा। आदित्य की बॉडी में अब मूवमेंट हुई। गार्ड का पंच अभी हवा में आदित्य के सिर की ऊंचाई से थोड़ा ऊपर था। उसने खुद को थोड़ा सा झुकाया और लेफ्ट हैंड से गार्ड के सीने पर थप्पड़ मार दिया। धमाके की एक जोरदार आवाज से गार्ड हवा में पीछे को उड़ गया और दीवार से टकराकर नीचे गिर गया और उसके मुंह से खांसी के साथ खून निकला। दर्द से वह बिल्कुल निढाल हो गया। आदित्य ने अपने हाथ को देखा, अभी तो मैंने अपनी 10% पावर भी यूज नहीं की, उसने अपने मन में ही सोचा। रूबी का रिएक्शन तो और भी शॉकिंग था। उसने अपने हाथ से अपने मुंह की ढक लिया। यह आदित्य तो बहुत सारी स्किल्स को अपने अंदर छुपाए हुए है। अब आदित्य की नजर गार्ड पर गई जो दर्द को सहने की कोशिश कर रहा था। आदित्य के चेहरे पर भी दर्द की लकीरें नजर आने लगी क्योंकि उसकी गार्ड के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने ने तो बस अपनी अपनी पावर का टेस्ट किया था। आदित्य भागकर उसके पास गया और उसको सहारा देते हुए खड़ा किया। आप ठीक तो हैं ना? आदित्य ने एक कपड़े से गार्ड का मुंह साफ किया और एक चेयर पर उसको सही पोजीशन में बिठाया। इसके बाद उसने गार्ड की शर्ट उसको पहनाई और बोला, आप कुछ देर बैठो, मैं दवा लेकर आता हूं।
इतना कहकर आदित्य रूम में चला गया। गार्ड आदित्य के इस व्यवहार से खुद पर से शर्म महसूस करने लगा। रूबी अभी तक स्पीचलेस खड़ी आए आदित्य घमंडी और दबंग रईस जादों से एकदम हटके था। उसको आदित्य की दयालु प्रवृत्ति बहुत पसंद आई। अगर कोई और होता तो जरूर गोड के घमंड का मजाक बना रहा होता, पर आदित्य उसकी हेल्प कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद आदित्य हाथ में एक गोली लेकर बाहर और गार्ड से बोला, यह रिंकवरिंग पिल है, आपको हेल्थ रिकवर करने में हेल्प करेगी, इसे मुंह में रखो। वैसे तो गार्ड को आदित्य की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, इतनी भयंकर चोट को एक छोटी सी गोली कैसे ठीक करेगी। पर आदित्य से बुरी तरह हार कर उसकी दवा का मजाक बनाने की वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने मन में सोचा, और यहां से निबटकर जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट होता हूं। उसने दर्द सहने की कोशिश करते हुए आदित्य से गोली लेकर मुंह में रख ली। गोली को मुंह में रखते ही गार्ड के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। उसको लगा जैसे मुंह में बर्फ पिघल रही हो। गार्ड के एक्सप्रेशंस देखकर रूबी आदित्य के पास आकर खड़ी हो गई। वह समझ गई अब आदित्य की प्रशंसा सुनने का समय आ गया। गार्ड ने अपने सीने पर हाथ रखा। दर्द गायब था। वह आराम से उठकर खड़ा हो गया। मिस्टर कपूर, पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, मुझे इतना घमंडी नहीं होना चाहिए था, और दवा के लिए दिल से शुक्रिया। आप सच में अनएक्सपेक्टेड हो। आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी पावर पर कंट्रोल रखना चाहिए था। गार्ड पहले तो रोया क्योंकि पहली बार उसने हार का मुंह देखा था, फिर वह हंसा क्योंकि उसको रिकवर होने की कम ही उम्मीद थी, पर आदित्य की दवा से तुरंत पहले जैसा हो गया था। मैं यही कहना चाहूंगा कि आपसे मिलना मेरे लिए एक सबक था। नाइस टू मीट यू। गार्ड ने खुद ही अलविदा कहने की ओर रुख किया। 11 आप जा, क्योंकि आदित्य ने खुद को साबित कर दिया है। सकते हो। गार्ड ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत वहां से चला गया। इस समय रात गहराने लगी थी। रूबी आदित्य के फ्लैट पर ही रुकी हुई थी। आज फिर उसने आदित्य के हाथ से बना शाही पनीर और फ्राइड राइस डिनर में भर पेट खाया था। अब दोनों छत पर ठंडी हवा के झोंकों को एंजॉय कर रहे थे। गहरा नीला आसमान तारों से भरा हुआ था। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी आप उस गार्ड से भी जीत पाओगे, रूबी ने बातचीत शुरू की। आदित्य ने हताशा भरी सांस छोड़ी और दूसरी ओर देखने लगा। रूबी को उसके इस रिएक्शन की भी उम्मीद नहीं थी। आज आदित्य कुछ ज्यादा ही अलग बिहेव कर रहा था। रूबी अचानक बोली, हे व्हाट हैपन डॉट मिस वालिया, मुझे लगता है आपने ही मुझ में कॉन्फिडेंस जगाया, फिर आपको उम्मीद क्यों नहीं थी? बिकॉज आपने खुद को इंप्रूव करने में समय ही नहीं लिया। ऐसा लगता है आप बहुत सालों से स्किल्ड हो। आदित्य ने उसको एक मुस्कान दी और दूसरी ओर देखने लगा। रूबी को समझ नहीं आया वह बातचीत को कैसे जारी रखे। आज वह आदित्य को अपने दिल की बात कहना चाहती थी, पर उसे पहले आदित्य के साथ बातों में खो जाना चाहती थी, इसलिए उसने आदित्य की लाइफ से रिलेटेड बातें शुरू की। थे डॉट, क्या आप वाकई उसको पसंद करते थे डॉट? आदित्य सवालिया नजरों से रूबी को देखने लगा। आई मीन टू से, क्या आप सच में किंजल आहूजा को पसंद करते? आदित्य का चेहरा उतर गया। उसने रूबी से नजरें फेर लीं और चांद पर टिकटिकी लगाकर बहुत खोई सी आवाज में जवाब दिया, बहुत। मैं किंजल को बहुत पसंद करता था। यह सुनते ही रूबी का दिल डूब सा गया। शायद इस जवाब की उसको उम्मीद नहीं थी। उसने आदित्य को देखा जो एकटक चांद को देख रहा था। रूबी ने चांद की ओर देखा, उसकी आंखें नम हो गई और चांद उसकी नजर में ब्लर हो गया।